नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके नए पसंदीदा शो यानी जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करेंगे तो नतीजे आप देखेंगे। जनमत में आपके फेवरेट कार्यक्रम में हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। चलिए, वो कौन से मुद्दे हैं जिनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। पहला बड़ा मुद्दा, कलयुग के दुर्योधन क्यों कहा जा रहा है, विस्तार से आपको समझाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट आपको हमारी देखनी है, अंत तक बने रहना है जनमत में। उसके आगे चलेंगे, बात करेंगे चुनाव का बहिष्कार कौन सी जगह पर, किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में ऐसा कह दिया गया, आपका जानना बेहद जरूरी है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इससे अगले फ्लोर ग्राफिक्स में पुणे हादसे में नया ट्विस्ट आ गया है, उसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से अगला फ्लोर ग्राफिक्स पे कहूँगा, फ्लोर ग्राफिक्स को चेंज करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले फ्लोर ग्राफिक्स में ओबीसी और मुस्लिम जो बात है उसके बारे में आपको बताएंगे, और फिर उसके बाद पीएम मोदी का प्रहार जो है उसके बारे में। चलिए, फ्लोर ग्राफिक्स को हटाते हैं, बात करते हैं पहली खबर से। शुरुआत करते हैं अपने इस शो की जिसका नाम है जनमत। चलिए, जनमत में खबर की शुरुआत करेंगे स्वाति मालीवाल से। जी हां, स्वाति मालीवाल से मारपीट वाले मुद्दे में लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अब इस प्रकरण में मालीवाल ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेता अब विक्टिम शेमिंग में जुटे हैं। स्वाति का कहना है कि पहले उनका चीरहरण हुआ और अब चरित्र हनन किया जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने इस मामले में एक, आपको बता दूं, ये तक कह दिया है कि जरूरत हुई तो मैं पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसमें आम भाषा में हम कहते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट कहा जाता है, वो कराने के लिए भी तैयार हूं। अब इस आरोप पर आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इतने बड़े आरोप के बाद स्वाति मालीवाल का पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार होना यह साबित करता है कि उनकी बात में सच्चाई है। और क्या कहती हैं स्वाति मालीवाल, आइए आपको सुनाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। कहीं मत जाइएगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। मालीवाल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता अब विक्टिम शेमिंग से जुटे हैं। स्वाति का कहना है कि पहले उनका चीरहरण हुआ और अब चरित्र हरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार ने सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट की, और इसी मामले में अब दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख ने कहा कि जरूरत हुई तो मैं पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, कराने के लिए भी तैयार हूँ। स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम के अंदर चीरहरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने आप नेताओं पर चरित्र हनन का प्रयास करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि भगवान न करे कि किसी को भी ऐसा महसूस हो। मैंने सब कुछ खो दिया। उन्होंने मुझे डराने के लिए क्या नहीं किया। मेरा उस घर में चीरहरण हुआ और चरित्र हरण हर दिन किया जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि यह कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ। स्वाति मालीवाल ने आगे बताया कि विभव कुमार ने कहा कि तेरी औकात क्या है, और भी बहुत कुछ कहा। उसने मुझे थप्पड़ मारे। मैंने पुलिस को फोन किया। जब उसे पता चला कि मैंने फोन कर दिया है तो वह बाहर गया और सिक्योरिटी को बुला कर लाया। उन्होंने 50 सेकंड की वीडियो क्लिप एडिट करके टीवी चैनल्स को दी। सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ की गई। अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली, और मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार, जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे। और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ।
इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। वो अकेले थे उस कमरे में और जब इतना ज़्यादा मुझे वो पीट चुके थे, उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं वापस सोफ़े पे जाके बैठी और मैं बहुत एजिटेटेड थी। तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा। जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि मैंने कॉल कर दिया है, वो तुरंत भागा भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया। जब सिक्योरिटी अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया, मैं मतलब बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थी और मैं उन्हें चीख चीख के बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। आपके राज्यसभा सांसद ने कहा कि अगर मेरी राज्यसभा की सीट उन्हें चाहिए थी तो वो प्यार से मांगते, मैं जान दे देती। सांसद तो बहुत छोटी बात है, जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा है, अब चाहे दुनिया की कोई भी ताकत और शक्ति क्यों न लग जाए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार, सबसे करीब आदमी इस वक्त विभव कुमार है। अगर आप उनका घर देखें तो उन्हें इतना आलीशान घर दिया गया है, यहाँ तक कि दिल्ली में किसी मंत्री को भी ऐसा घर नहीं दिया गया है। इस समय वे पार्टी में एक शक्तिशाली व्यक्ति है और पूरी पार्टी उनसे डरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो स्वाति मालीवाल ने अपनी आप बीती को बताया, किस तरीके से उनको मारा पीटा गया था, ये समझाया और पूरी आपने इंटरव्यू को देखा। ऐसे लगातार और भी इंटरव्यूज आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपसे पूछा कि स्वाति मालीवाल के आरोपों में सच्चाई है, जनता जनार्दन सब जानती है, जनता को सब पता है। 95% 95% यस हाँ में जवाब दे रहे हैं, 5% 5% ना में जवाब दे रहे हैं। तो हाँ, स्वाति मालीवाल के आरोपों में सच्चाई है, ऐसा जनता कह रही है। एक छोटा सा लोकसभा चुनाव के बीच वामपंथी विचारधारा की, जी हां, चुनावों के बीच कुछ शरारती तत्वों ने डीयू के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिख दिए। आरोपियों ने स्प्रे पेंट का इस्तेमाल कर चुनावों का बहिष्कार करने की बात लिखी। दूसरी ओर कुछ दीवारों पर माओवाद व नक्सलियों के समर्थन में भी नारे लिखे गए थे। बृहस्पतिवार सुबह छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी सूचना दी। बाद में डीयू ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। आपको बता दें कि भगत सिंह छात्र एकता मंच ने दीवारों पर लिखे एक ही रास्ता नक्सलबाड़ी जैसे नारों की जिम्मेदारी ली है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में कई स्थानों पर दीवारों पर चुनाव बहिष्कार के नारे लिखे पाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। आपको बता दें कि भगत सिंह छात्र एकता मंच ने दीवारों पर लिखे एक ही रास्ता नक्सलबाड़ी जैसे नारों की जिम्मेवारी ली है। स्वयं घोषित युवा संगठन ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर नारों की तस्वीरें पोस्ट की थी। पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह गश्त के दौरान उन्होंने इलाके में नारे लिखे हुए देखे। पुलिस उपायुक्त उत्तर मनोज कुमार मीना ने कहा कि मामले में विरूपण अधिनियम के तहत 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। चुनावों के बीच कुछ शरारती तत्वों ने डीयू के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC की दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिख दिए। आरोपियों ने स्प्रे पेंट का इस्तेमाल कर चुनाव का बहिष्कार करने की बात लिखी। दूसरी ओर कुछ दीवारों पर माओवाद व नक्सलवादियों के समर्थन में भी नारे लिखे गए। बृहस्पतिवार सुबह छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी सूचना दी और बाद में डीयू ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मॉरिस नगर थाने में छानबीन के बाद पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेंसमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार मीना ने बताया कि दिल्ली पुलिस की ओर से मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया गया है। मामले की छानबीन जारी है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस मामले में कई छात्रों से पूछताछ कर रही है। एक संगठन के नाम से नारे लिखे गए हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की गेरुआ दीवार पर लाल रंग के स्प्रे पेंट से आपत्तिजनक नारे लिखे गए थे। नारों को BSCEM की ओर से लिखे जाने का दावा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खबर आपने देख ली जनमत में। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी देख लीजिए। जी हाँ, हमारा पोल जो ट्विटर पर आया, एक्स पर आया, वो प्रश्न आपका था, वामपंथियों को करना चाहिए चुनाव का बहिष्कार। तो देखिए, बिल्कुल वामपंथियों को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, उनको पसंद नहीं है। 75% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, 25% लोग ना में जवाब दे रहे हैं, लेकिन बहुमत कहता है वामपंथियों को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए अगर वो ऐसी सोच रखते हैं। जनमत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस की, जिसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। जी हां, पुणे कार एक्सीडेंट मामले में अग्रवाल परिवार का कहना है कि गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था, लड़का नहीं चला रहा था। यानी कि अब इस हादसे में ड्राइवर की एंट्री हो चुकी है, जो कि ज्यादातर हाई प्रोफाइल केसेस में हो ही जाती है। लेकिन पुलिस ने कहा है कि अग्रवाल परिवार नाबालिग को बचाने के लिए परिवार के ड्राइवर की उसको जो है उसकी बलि दे रहा है, उसको बलि का बकरा बना रहा है। पुणे के कमिश्नर अमितेश कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुक्रवार 24 मई 2024 को यह बात कही। उन्होंने कहा कि पोर्शे एक्सीडेंट केस में ड्राइवर को फंसाया जा रहा है। आखिर क्या चल रहा है इस प्रकरण में, और आइए आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट, ताकि आप समझें कि कैसे खिचड़ी पकाने का प्रयास किया जा रहा है। और घिसी पिटी स्क्रिप्ट, पुरानी स्क्रिप्ट कई फिल्मों में आप देखेंगे और कई हाई प्रोफाइल केसेस में आप देखेंगे कि भाई जो क्राइम करता है वो भाग जाता है, फिर कहता नहीं मेरे ड्राइवर ने ये गाड़ी लोगों के ऊपर चढ़ाई है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। विशाल अग्रवाल को फोन किया, लेकिन विशाल अग्रवाल ने उसके नशे में होने की बात जानते हुए भी ड्राइवर को कहा वो उसे कार को चलाने दे। इसके बाद किशोर ने कल्याणी नगर इलाके में 200 की स्पीड से कार को भगाते हुए बाइक सवार 2 इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। अब इस मामले में ड्राइवर का एंगल क्या नया मोड़ लेता है, तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो इस पूरे मामले को आपने देखा और देखा कैसे ड्राइवर का एंगल, ड्राइवर की एंट्री करा दी कि भाई गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था। एक नया बहाना जो है इसमें आ गया। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे ट्विटर पहले कहते थे। क्या प्रश्न था हमने जो आपसे पूछा, वो है असली आरोपी को बचाने की है तैयारी? तो 92%, 92% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, यस में जवाब दे रहे हैं, 8% लोग ना में जवाब दे रहे हैं। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि असली आरोपी को बचाने की तैयारी है इस केस में। जनमत में आगे बात करेंगे मुस्लिम और ओबीसी की। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार की ओर से वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने फैसले में अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक ओबीसी के तहत मुस्लिमों को 77 श्रेणियों में दिए आरक्षण व 2012 के कानून के तहत इनके लिए बनाई 37 श्रेणियों को निरस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस फैसले के दिन से ही रद्द प्रमाण पत्रों का किसी भी रोजगार प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। आपको बता दें कि कोर्ट के इस फैसले से करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र अमान्य हो जाएंगे। जस्टिस तपोनत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ ने हालांकि ये भी कहा कि इन प्रमाण पत्रों से जिन उम्मीदवारों को पहले मौका मिल चुका है उन पर फैसले का असर नहीं होगा, यानी जिनकी नौकरी पहले लग चुकी है उन पर असर नहीं होगा। लेकिन इस फैसले पर राजनीति भी खूब तमतमा रही है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। सत्ता हासिल करने के लिए तुष्टीकरण वाली राजनीति किस हद तक गिर सकती है, उसका जीता जागता प्रमाण बन चुका है ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण की सेंधमारी का मामला। मुस्लिम वोटों की लालच में संविधान, कानून और 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग की गाइडलाइन सबको ताक पर रख दिया टीएमसी की सरकार ने। कलकत्ता हाईकोर्ट ने खुद अपने फैसले में कहा कि ममता सरकार ने जिस तरह से तय मानकों के खिलाफ जाकर धड़ाधड़ ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए,
वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। 12 साल से मामला कोर्ट में था। अब देश में चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर है और बीजेपी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर टीएमसी और ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ कहा है कि ममता ने ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय किया है, मुस्लिम वोट बैंक की लालच में। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए। बेंच ने कहा कि इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। ये सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए, इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले ही नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है। ओबीसी लिस्ट के रद्द होने से करीब 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि वो हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी। बंगाल में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে। ममता सरकार के ओबीसी आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ 2011 में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसमें दावा किया गया कि 2010 के बाद दिए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को दरकिनार कर दिए गए। याचिका में यह भी कहा गया कि जो लोग वास्तव में पिछड़े वर्ग से थे उन्हें उनके सही सर्टिफिकेट नहीं दिए गए। इसे लेकर अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को 1993 के कानून के मुताबिक आयोग की सिफारिश विधानसभा को सौंपनी होगी। इसी के आधार पर ओबीसी की लिस्ट बनाई जाएगी। तपोव्रत चक्रवर्ती की बेंच ने कहा कि ओबीसी किसे माना जाएगा, इसका फैसला विधानसभा करेगी। बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण को इसकी सूची तैयार करनी होगी। राज्य सरकार उस लिस्ट को विधानसभा में पेश करेगी। जिनके नाम इस लिस्ट में होंगे उन्हीं को ओबीसी माना जाएगा। अब ममता बनर्जी के सामने क्या रास्ता है? हाईकोर्ट के आदेश पर ओबीसी की नई लिस्ट बनेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अब पिछड़ा वर्ग आयोग से सलाह लेकर एक नई रिपोर्ट तैयार करे। इस रिपोर्ट में बताए कि किसे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल करना है और किसे बाहर रखना है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खबर आपने देखी, ओबीसी का मामला देखा और इसमें जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात थी, वो पूरा जो रिजर्वेशन के मापदंड थे वो नियम फॉलो नहीं होना और कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया 5 लाख प्रमाण पत्रों से जुड़ा हुआ, उसी पर हमने पोल के माध्यम से आपसे क्या प्रश्न पूछा। हमने पूछा मुसलमानों को ओबीसी से बाहर करना चाहिए, तो 9% लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन 91% 91% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हाँ इनको बाहर कर देना चाहिए, मुसलमानों को ओबीसी से बाहर कर देना चाहिए। जनमत में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लोकसभा चुनाव और उसके प्रचार प्रसार की। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के चुनाव को कुछ ही घंटे का समय बाकी है। कल मतदान है, कल आपको भी वोट देना है अगर आप उस चरण में आपका मतदान का समय है। ऐसे में प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर जारी है। बीजेपी के तमाम दिग्गजों द्वारा रैलियों का दौर जारी है। बीजेपी हर एक राज्य में अपना दबदबा कायम करने की पूरी कोशिशों में जुटी हुई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में संबोधन के दौरान INDI यानी इंडी गठबंधन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा इंडी गठबंधन को। भाइयों और बहनों, 24 के चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को
बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं हिमाचल फिर एक बार और उसके लिए 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है। इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। अदालत ने उसको गंभीरता से लिया। इन 77 मुस्लिम जातियों को नौकरी में, पढ़ाई में, हर जगह मलाई मिल रही थी। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। ऐसा करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, संविधान की पीठ पे छुरा भोंका। अब कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है। कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था उनको बड़ा सुखी संपन्न माना जाता, उच्च माना जाता था, मैंने उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ और किसी का लूट करके नहीं किया। और आज इसके कारण हमारे समाज के लोगों को अलग अलग स्थान पर अवसर मिल रहा है। और इंडी गठबंधन स्वार्थी है, अवसरवादी है। ये लोग 3 चीजें आपको कॉमन मिलेगी इनमें। ये पत्रकार मित्र जरूर इस पर रिसर्च कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं। आपको बड़ा खजाना मैं दे रहा हूं, आपको काम आ जाएगा। ये कांग्रेस वाले उनके साथी 3 चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी है। आपको ये 3 चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी जी। ये मीडिया वाले दिमाग खपाएंगे तो बहुत खजाना खोल करके ले आएंगे। तो चलिए, आपने पीएम मोदी को यहां पर सुना और आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात करते हैं मौजूदा लोकसभा चुनावों के 6ठे चरण के सियासी घमासान की। जी हां, 2024 की इस चुनावी लड़ाई में कुल, यानी कल की बात कर रहे हैं, 25 मई को 6ठे चरण के चुनाव होने वाले हैं, जहां 8 राज्यों के मतदाता 58 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें 15 हाई प्रोफाइल प्रत्याशी भी शामिल हैं। जहां कई सीटों पर कई दिग्गजों की सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने हैं, तो वहीं आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टक्कर दे रहे हैं। वहीं अगर 2019 के 6ठे चरण के चुनाव के परिणामों की बात की जाए तो उस समय इस चरण में बीजेपी का पलड़ा भारी था। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
2024 का चुनावी घमासान अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है, जहां अब तक 5 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। कई दिग्गज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब छठे चरण के तहत अनेकों दिग्गज प्रत्याशियों की साख दांव पर है। 2024 के इस चुनावी रण क्षेत्र में छठे चरण की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है, जहां मतदाता 8 राज्यों की 58 सीटों के भाग्य का फैसला करेंगे। जहां इस बार 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जहां हरियाणा में सबसे अधिक 223 और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 20 प्रत्याशी मैदान में होंगे। जहां इस बार पूरे 15 हाई प्रोफाइल सीटों पर 3 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 केंद्रीय मंत्री समेत कुल 889 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद होगा। जहां आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ चुनावी मैदान में है, जिनकी सीधी टक्कर अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव से है। वही उत्तर पूर्व दिल्ली सीट से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने हैं। इसके साथ ही छठे चरण में गुड़गांव लोकसभा सीट से अभिनेता राज बब्बर, नई दिल्ली लोकसभा सीट से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और रोहतक लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में नजर आएंगे। छठे चरण के इस चुनावी दंगल में दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव होने हैं। जहां 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा था, वही अब 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए एनडीए को ये रिकॉर्ड फिर से दोहराना होगा, जिसके बारे में कल उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 चरणों के चुनाव में पीएम मोदी 310 पार करके अब 400 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। मेरी बात याद रखना, और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यह भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है और 2024 के इस चुनावी रण में छठा चरण कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अभी परिणाम से पहले ये 7वें चरण का पड़ाव बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जनमत में अब बात करेंगे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिन्होंने आज एक इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाजपा, आरक्षण और सीएए पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे जानती हैं कि 4 जून को परिणाम क्या होंगे। उच्च न्यायालय के फैसले पर आप अदालत से ये मत कहिए कि आप आदेश नहीं मानेंगे। आप किसी उच्च न्यायालय में अपील करें यदि वह विकल्प आपके लिए खुला है। अदालत की अवहेलना करना लोकतंत्र का तरीका नहीं है। सीएए में हमने उन लोगों के लिए एक रास्ता बनाया है जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जिनके पास दावा है। हमें लगता है कि सीएए उन्हें सामान्य नागरिक बनाने का तरीका है। और क्या कुछ कहा एस जयशंकर ने इस खास इंटरव्यू में, आपको दिखाते हैं। The very fact she is making the argument itself shows that she knows what the results are going to be on June 4th. Regarding the High Court judgment, that whole issue. Look, one, of course, what she says to me is extraordinary. I mean, if a court gives a verdict, I mean, and we have all been at the receiving end of verdicts of courts. You don't say to the court, I will not obey what you say. You say, okay, I will appeal to some higher court if that option is open to you. But no, an administrative authority does not defy a judicial pronouncement. That's not the way democracy functions. So, I mean, here you are talking of future of democracy. I mean, first, please practice democracy. And this, defying a court is not a way of practicing a democracy. The third issue, look, on CA, I think it's a straightforward issue. I mean, we have created a faster pathway for people who needed that, who have a claim to that. And definitely we feel this is the way of normalizing them. Otherwise, they will remain forever in that sort of, you can say that hazy zone of not knowing what the legal status is. And in this country,
तो एक खास बातचीत में आप देख रहे थे किस तरीके से एस जयशंकर जी क्या कुछ कह रहे थे ममता बनर्जी को लेकर, कोर्ट के निर्णय को लेकर, और उसी पर ये खास इंटरव्यू उनका था जिसका ट्रांसलेशन के माध्यम से अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको हमने वर्ड टू वर्ड समझाया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनमत में अगले मुद्दे की। 2024 के इस मौजूदा सियासी घमासान के बीच इन दिनों हरियाणा की राजनीति दिलचस्प मोड़ लेती नजर आ रही है। आपको बता दें, कल छठे चरण के चुनाव के तहत हरियाणा की सभी सीटों पर मतदान होना है, जहां पिछली बार 2019 के चुनावों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए हरियाणा की सभी सीटों को जीत लिया था। लेकिन इस बार हरियाणा की राजनीतिक स्थिति बदल चुकी है, जहां अब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री नहीं है और विपक्ष का भी कहना है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी की हवा नहीं है। ऐसे में क्या बीजेपी फिर से हरियाणा में अपनी 2019 वाली जीत दोहरा पाएगी? और इस बार हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की क्या भूमिका रहने वाली है, जिस पर हमारे सुदर्शन न्यूज के हरियाणा के ब्यूरो चीफ वरिष्ठ संवाददाता हरे राम मिश्रा ने खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से खास बातचीत की। आइए आपको वो खास बातचीत सुनाते हैं। हमारे साथ है पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल जी। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले दिनों जिस तरह का प्रचार अभियान बीजेपी की तरफ से छेड़ा गया, उसका वो किस तरह का प्रभाव देख रहे हैं। मनोहर लाल जी, एक बड़ा प्रचार अभियान आप लोगों ने छेड़ा बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए, क्या अब नब्ज जनता की बता रही है? देखिए, मोदी जी के कामों का इतना बड़ा प्रभाव है कि आज मोदी जी जहाँ जाते हैं युवा साथी उनके नाम को मंत्र के साथ जपते हैं, मोदी 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 मोदी। आखिर क्यों ऐसा? जैसे किसी आराध्य देव के नाम को मंत्र के साथ जोड़ करके लोग जपते हैं, राम 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 वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, उस प्रकार से जपते हैं। तो आखिर कोई उसमें कोई तथ्य है तभी तो जपते हैं। मोदी जी ने देश के ऐसे ऐसे काम जो कांग्रेस हमेशा डरती रही डराती रही, इनको हाथ लगाओगे तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। जैसे 370 की बात आती थी, कभी सुनते नहीं थे। राम जन्मभूमि की बात आती थी, कभी सुनते नहीं थे, बल्कि उसमें रोड़े अटकाते थे। तो इस नाते से इतने बड़े बड़े मुद्दे मोदी जी ने मिनटों में हल कर दिए, चुटकी में हल कर दिए। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। 3 तलाक जैसा मुद्दा, जो कि मुस्लिम समाज का एक महिलाओं के खिलाफ जो अन्याय है उसकी आवाज़ उठी, तो मोदी जी ने उसको हल किया। मोदी जी ने गरीबों का हर परिवार के अंदर, यानी जल से नल पहुँच जाए, घर के अंदर शौचालय बन जाए, रसोई में गैस सिलेंडर पहुँच जाए, बिजली पहुँच जाए, और गरीब परिवारों के सदस्यों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये बीमा ये मिल जाए। और अब तो ऐसा भी हो रहा है कि जो 70 साल से ऊपर के हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए इंडिविजुअली 5-5 लाख रुपया। अभी मैं बुज़ुर्गों के साथ बैठा था, उनको जो विश्वास इस बात का जानकारी दी, सब आश्चर्यचकित रह गए कि एक परिवार में अगर 2 बुज़ुर्ग हैं, 15 लाख रुपए का शरीर की, यानी एक शारीरिक स्वस्थता के नाते से इलाज का बीमा उनको मिल जाए। इससे बड़ी और बात क्या चाहिए। साथ ही हरियाणा सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी लोग जो चर्चा करते हैं, उसमें से मुझे लगता है कि लोगों के मन में इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आकर्षण है, निश्चित रूप से 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा सीट 11 के 11 कमल के फूल हम 4 जून को खिला के मोदी जी की झोली में डालेंगे। कई मुद्दे जो है पूरे चुनाव प्रचार में हावी रहे, खासतौर से विपक्ष जो है आरक्षण के मुद्दे को उठाता रहा। ये भी बोलता रहा कि ये सरकार अगर आती है, क्योंकि वो इतना बड़ा मैंडेट की डिमांड कर रही है, 400 पार का नारा दे रही है, अगर इनकी 400 पार सीटें आती हैं तो ये संविधान में संशोधन कर देंगे, आरक्षण छीन लेंगे। इस तरह के मुद्दों को आप किस तरह से देखते हैं? जब उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए, निराशा, हताशा, बौखलाहट, ये जो विषय आते हैं तो अनाप शनाप बातें स्वाभाविक रूप से कांग्रेस बोलेगी, लोगों को डराएगी। लोग डरने वाले नहीं हैं, उनको अपने नेता पर विश्वास है। और जब नेता पर विश्वास है तो कांग्रेस किसी प्रकार के यानी इस प्रकार के मुद्दे उठाए, जनता बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, संविधान के अंदर सारी चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण जैसा विषय ये प्रावधान किया डॉक्टर अम्बेडकर ने। आज ये कहते हैं कि ये बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देंगे। मोदी जी ने कहा है कि अगर दोबारा से डॉक्टर अम्बेडकर जन्म लेके भी आ जाए और वो भी कहेगा संविधान बदला जाएगा, संविधान तब भी नहीं बदला जाएगा। केवल ये हवा खड़ा करना बौखलाहट का एक कारण है।
इनकी हताशा का एक कारण है। और अनाप शनाप आरोप, अनाप शनाप इस प्रकार के बातें जो करते हैं उसका कोई समाज के ऊपर कोई असर नहीं। प्रियंका गांधी की कल रोड शो था सिरसा में, उन्होंने कहा कि प्रदेश में मोदी विरोध की लहर है और जनता को जो है मोदी के खिलाफ वोट करना चाहिए। तो इस तरह के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, बयान कुछ भी करें उसका जवाब हमको नहीं देना, उसका जवाब जनता देगी। अच्छा है, इन बयानों को लेकर के जनता में आप जाएंगे, जनता आपको बताएगी इन बयानों में कोई किसी प्रकार का कोई, ये तो एक मजाकिया बयान जिसको कहते हैं, ऐसा है। तो लेकिन जो चुनाव में जो तलखियाँ और जो बयान के जो स्तर थे वो काफ़ी गिरे हुए नज़र आए, जिस तरीके से व्यक्तिगत प्रहार करना, इसको कैसे देख रहे हैं? लोकतंत्र की मर्यादाएं बना के रखनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना, हताशा में इस प्रकार के बयानबाजी करना उनकी एक फितरत बन गई है। और इन बयानों को लेकर के भी नुकसान उन्हीं को ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जनता कभी भी ऐसे बयानों को पसंद नहीं करती है। कहीं सच्चाई भी हो तब भी ऐसे तलखी भरे बयान जो आते हैं तो जनता पसंद नहीं करती। और यहाँ तो सच्चाई तो है ही नहीं है, दूर दूर का विषय नहीं है। जैसे बहुत पहले पिछले चुनाव के समय कांग्रेस ने मोदी जी के खिलाफ कितने आरोप लगाए, कितने बयान दिए, ये मौत का सौदागर है, ये तो नीच है, ये ऐसा है, ये वैसा है। जनता ने कोई स्वीकारा या जनता ने तो उसका प्रत्युत्तर दिया। बल्कि इस प्रकार का जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही कांग्रेस को स्वयं का नुकसान होने वाला है। हरियाणा में मोदी जी के बाद अगर सबसे ज़्यादा प्रहार विपक्ष ने अगर किसी नेता को किया तो वो आपको किया और आपके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए, इसको किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है कि उनको जो भय सता रहा है, उस भय के पीछे किसने क्या किया उसको लेकर के ही उतनी बड़ी इंटेंसिटी उनकी प्रहारों की होती है। मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए, इंटेंसिटी उनकी बढ़ गई। हमने जनता के सुख के लिए बहुत से ऐसे व्यवस्था के परिवर्तन के काम किए, डिजिटलाइजेशन किया, हम परिवार पहचान पत्र लाए, हमने नौकरियां जो हैं वो बिना पर्ची खर्ची की देनी शुरू की, हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी को बनाया, हमने सीएम विंडो का एक विषय लिया, हमने किसानों की 14 फसलें ये जो खरीदनी शुरू कर दी, किसानों का पैसा सीधा डीबीटी के माध्यम से खाते में जाता है। इतने विषय हैं कि कांग्रेस के बौखलाहट स्वाभाविक है। और जब उनको लगता है कि इसके पीछे कौन है, तो मुख्यमंत्री का एक रोल होता है, मुख्यमंत्री को उसके खिलाफ बोलना उनका एक स्वाभाविक लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता सब समझती है कि क्यों बोल रहे हैं। क्या जिस तरीके से पिछले दिनों परिवर्तन किया गया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को बनाया गया, इसका भी चुनाव में फ़र्क आप देखते हैं? देखिए, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत ये सब हुआ है, लेकिन जब भी कोई राजनीतिक इस प्रकार की अदल बदल होता है उसके स्वाभाविक परिणाम होते हैं। और स्वाभाविक परिणाम ये मानता हूँ, क्योंकि 8.5 साल मैंने एक सफल तरीके से और सारी चीज़ें जनता के सामने लाए हैं। जब नया परिवर्तन होता तो लगता है कि इसमें और शायद अच्छाई होगी, क्योंकि हमारे नायब सिंह सैनी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और बहुत पुराना मेरा इनका संबंध है। और एडिशनली बड़े मृदु स्वभाव के व्यक्ति हैं। हर किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे तो अपने आदमी से मिलने का एक समय मिल गया। और ख़ास करके एक ओबीसी बैकवर्ड चेहरा होने के नाते से बड़ा वर्ग जो है वो सोचता है कि पहली बार एक नौजवान साथी को, बैकवर्ड समाज के व्यक्ति को और आगे लाया गया है, तो उसमें स्वाभाविक उनके मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ी, इसका लाभ उनको मिलेगा ही। एक आखिरी सवाल ये है कि आप करनाल लोकसभा से उम्मीदवार हैं, लेकिन जिस तरह के बातें विपक्षी उम्मीदवार की तरफ से आप पे लगाया गया या उस तरफ इशारा किया गया कि मैं तुम दो माझियों के बीच में फंस गया हूँ, इस तरह के जो प्रहार हैं जो कि एक सार्वजनिक जीवन में जिसको कहा जाए कि वो शोभनीय नहीं है, इस तरह की जब बातें आप सुनते हैं तो कैसा मन में लगता है? देखिए, ये मेरे मन में लगे ना लगे, लेकिन जनता को जो चीज़ अच्छी नहीं लगती जनता उसको नकारती है। और जो व्यक्ति हारने के कगार पर होता तो इस प्रकार की ओछी बातें करना, हालांकि लोकतंत्र में मर्यादित भाषा हो तो लोग पसंद करते हैं, मर्यादाएं तोड़ी जाएं तो जनता ही उनको सबक सिखाती है। तो मुझे इसमें कुछ कहना नहीं है, जनता के सामने सब विषय है। कल ही के दिन तो चुनाव है, वोटिंग के अंदर वोट की चोट ये बहुत ज़बरदस्त चोट होती है, तो जनता वोट की चोट से इन बातों का जवाब देगी। कितना स्कोर देखते हैं बीजेपी का? हरियाणा में 10 का 10 और लोकसभा की, विधानसभा की 11 के 11 कमल के फूल हम खिला करके मोदी जी के झोले में डालें। धन्यवाद मनोहर लाल जी। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का साफ कहना है कि बीजेपी 11 की 11 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, करनाल।
इसी के साथ हमने आपको बताया कैसे ये इंटरव्यू जो है मनोहर लाल खट्टर जी का वो था, आपको हमने दिखाया। इसके बाद हम अगले इंटरव्यू में आपको दिखाएंगे कैसे पुष्कर सिंह धामी जी ने क्या कुछ कहा है स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर, और ये उन्होंने बताया है कि कैसे आम आदमी पार्टी जो है महिला विरोधी, उसका चेहरा सामने आ गया है, और लोकसभा चुनाव के ऊपर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक खास साक्षात्कार सौरभ तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने उनके साथ किया, वो हम आपको दिखाएंगे। यूसीसी बिल लाने के बाद पुष्कर सिंह धामी सबसे लोकप्रिय इसमें हो गए हैं। हम बात करते हैं धामी साहब, अगर बात करें 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, 6ठे चरण का चुनाव होने वाला है, कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप? नहीं, 5 चरणों में पूरे देश के अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर वर्ग के लोगों ने समर्थन किया है, हर वक्त के लोगों ने आगे आकर बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, क्योंकि देश और देशवासी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उसके लिए आगे आ रहे हैं। दिल्ली में काफ़ी आपने रोड शो किया, सभाएं की, दिल्ली में क्या माहौल दिख रहा है आपको? दिल्ली में माहौल बहुत पॉजिटिव है, माहौल में बड़ी गर्मी है, तापमान भी गर्म है, और चुनाव का जो मौसम है वो भी बड़ा गर्म है। यहाँ दिल्ली के लोगों का दिल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए धड़क रहा है। इस बार फिर से दिल उनका कह रहा है कि मोदी जी के लिए सारी सीटें भाजपा जीतेगी। यहाँ स्वाति मालीवाल जो प्रकरण हुआ है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तो प्रत्यक्ष सभी देख रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी के आवास पर, मुख्यमंत्री आवास में जिस प्रकार से उनकी पार्टी की महिला सांसद के खिलाफ लात घूंसे चलाए जाते हैं, मारपीट की जाती है, गालियां दी जाती हैं, अभद्र व्यवहार किया जाता है, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप पार्टी हो या इंडी गठबंधन के लोग हों, ये महिलाओं के प्रति क्या सोच रखते हैं। महिलाओं के लिए जो इनका चेहरा है, जो महिला विरोधी चेहरा है, वो सबके सामने उजागर हो रहा है, इसको लोग समझ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, वो कह रहे हैं कि बीजेपी 200 पार भी नहीं कर पाएगी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि राहुल बाबा और अखिलेश बाबा दोनों विदेशों में पढ़कर आए हैं और इनकी जोड़ी पहले भी लोगों ने देखी है। उत्तर प्रदेश में इनकी जोड़ी थी, जहाँ ये कहते थे 80 की 80 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। वहाँ से कांग्रेस पार्टी के युवराज चुनाव में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पाए अपनी परंपरागत सीट अमेठी से। तो इससे ये बिल्कुल स्पष्ट पता लगता है कि ये बाहर कुछ कह रहे हैं, लेकिन अंदर से कितने डरे हुए हैं और इन्होंने हार मान ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। पुष्कर सिंह धामी साहब जिन्होंने साफ तौर से कहा कि दिल्ली के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो ये सौरभ तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट थी और खास साक्षात्कार था पुष्कर सिंह धामी जी का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ। और इसी के साथ पश्चिम बंगाल की एक बड़ी खबर को आपको मैं उससे अवगत करा देता हूं ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। जनमत में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता की अगर ये खबर बताऊं तो 144 धारा वहां पर लागू है। 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगी है। 28 मई से 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। पीएम मोदी का रोड शो रोकना चाहती है टीएमसी, बीजेपी का यह कहना है। बड़ी खबर आपको बता दें, कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है और उसका आपको डेट भी जो है हमने आपको बताया। 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक है। 28 मई से 2 महीने के लिए धारा 144 लागू है। कलकत्ता की मैं बात कर रहा हूं। पीएम मोदी का रोड शो रोकना चाहती है टीएमसी, बीजेपी ये कहती है। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में यानी जनमत में ये बड़े मुद्दे जिनसे आपको हमने अवगत कराया, ऐसे ही मुद्दे कल बड़े नए मुद्दे आएंगे और कल तो चुनाव भी है। लगातार आपको सबसे बड़ी कवरेज मिलेगी सुदर्शन न्यूज पर। आइए सुबह से देखिए क्या रहेगा खास चुनाव में, क्या रहेगा खास वोटिंग में। सारे देश की स्पेशल कवरेज कल के लिए हम आपको दिखाएंगे सुदर्शन न्यूज में। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।